बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड हाउ टू कैलकुलेट वर्क फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क पे कि वर्क होता क्या है। बच्चों, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है और वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में कुछ फासला तय करता है तो हम कहते हैं कि वर्क हो गया। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम कुछ फोर्स अप्लाई कर देते हैं और वो फोर्स है जी एफ फोर्स हमने इस पर अप्लाई कर दी, ठीक है। और उसके बदले में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्प्लेस होता हुआ एक नई पोजीशन पर आ जाएगा, यहाँ आ गया, ठीक हो गया। अब इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं डी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई की बॉडी के ऊपर और बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये वर्क हो गया, ठीक है बच्चों। अब इस वर्क को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? आपने क्या करना है, वर्क को कैलकुलेट करने के लिए फोर्स को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दिया आपने, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हम वर्क को W से डिनोट कर देते हैं, फोर्स को हम F से डिनोट कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट है जी हमारा D, सो W इज इक्वल्स टू FD। ये आ गया हमारे पास वर्क, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट D इन दोनों का एक ही डायरेक्शन में होना ज़रूरी है, तभी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा ऐसी सिचुएशन नहीं मिलती कि जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक बॉक्स पड़ा हुआ है ज़मीन पे, ये वो बॉक्स है, ठीक है। उसके साथ एक रस्सी बांध के एक बच्चा इसको लेके जा रहा है ऐसे। तो अब इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो इस डायरेक्शन में है, ये F, और ये बॉक्स जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो इस डायरेक्शन में है। ये डिस्प्लेसमेंट इधर कवर हो रहा है, फोर्स इधर को है। क्या अब वर्क होगा? अब भी वर्क होगा। फोर्स अप्लाई हो रही है बॉडी के ऊपर और बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो बात आपको मैंने बताई थी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक ही डायरेक्शन में होना ज़रूरी है, यहाँ पर नहीं है। फोर्स तो उधर को जा रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर को है। तो इस सूरत में फिर कैसे वर्क होगा? फिर हम यूँ करते हैं कि इस फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास ये एक फोर्स है F, ठीक है। क्लास 9th में आपने सीखा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो उसमें हम ये करते हैं कि इस फोर्स को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। एक इसका ये कंपोनेंट आ गया, दूसरा ये कंपोनेंट। इसको हम बोलते हैं F cos थीटा, ठीक है, अगर एंगल यहाँ पर थीटा हो तो। और इसको हम कह देते हैं जी F साइन ऑफ थीटा, ठीक है। इसी तरह से आप इस फोर्स को भी ब्रेक कीजिए। एक आएगा इसका ये कंपोनेंट जिसको हम कहेंगे F cos ऑफ थीटा, और एक इसका आएगा यहां से वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला, ठीक है। इसको हम बोलेंगे F साइन ऑफ थीटा। अब देखिए, पूरी फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक कंपोनेंट तो है फोर्स का जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, ठीक। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वर्क निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है, वर्क निकालना है हमने, दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे बट इन द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पर पूरी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो जो कंपोनेंट फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वो है जी हमारे पास अब की बार F cos ऑफ थीटा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा FD cos ऑफ थीटा। ये आ गया जी वर्क का फार्मूला। तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो वर्क का आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, W इज इक्वल्स टू FD, ठीक है। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में ना हो, इनके दरम्यान कुछ एंगल पाया जाए, एंगल थीटा, ठीक है, तो फिर जो है वो आप फोर्स का एक कंपोनेंट ले लीजिए जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, जैसे कि यहाँ पर F cos थीटा है,
ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप वर्क निकाल लीजिए। ये है बिल्कुल आसान और सिंपल सा कॉन्सेप्ट किसका, वर्क का। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दूं आपको कि जो वर्क है उसको हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो डॉट प्रोडक्ट आप सीख क्या हैं पिछले चैप्टर में, वहाँ पे हमने देखा था कि अगर दो वेक्टर हैं ए डॉट बी तो उसको हम यूँ लिख सकते हैं ए बी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये वाला जो फार्मूला है बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। ये देखिए यहाँ पर ए की जगह पे एफ आ गया, ठीक है, डी बी की जगह पे आ गया और कॉस थीटा एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो अगर ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी की इक्वल लिखा जा सकता है तो इसी तरह से फिर हमारे पास एफ डॉट डी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एंड दैट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। अब हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसी को मैंने यहाँ पर पॉइंट्स की सूरत में मेंशन किया है, एक नज़र इसको भी देख लीजिए। सबसे पहले हमने डिफाइन करना वर्क को, हम कहेंगे व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी कवर सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन द वर्क इज डन। इस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आप ये बताएंगे कि जो वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की एक डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट या इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने से आंसर एक स्केलर क्वांटिटी मिले तो इसे हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और इनको मल्टीप्लाई करने से जो क्वांटिटी हमें मिली वो वर्क है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हम सीख चुके हैं कि वर्क को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में नहीं होते, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया। तो फिर क्या करेंगे, सिंपली फोर्स को रिजॉल्व करो कंपोनेंट्स में। ठीक है, और उसके बाद वो कंपोनेंट ले लो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, यहाँ पर एफ कॉस थीटा है, तो उस कंपोनेंट को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर लो। यानी सिंपल अपने माइंड में इतना रखो कि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके वर्क मिलता है। पूरी फोर्स नहीं है तो फोर्स का एक कंपोनेंट होगा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हैं, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया यही बातें कि आपने फोर्स को रिजॉल्व करना है कंपोनेंट्स में। एक उसका आएगा जी एफ कॉस थीटा, एक आएगा एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा जो है वो हमारा इफेक्टिव कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि ये वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से वर्क हो रहा है। इधर को हम बॉडी को डिस्प्लेस करा रहे हैं और उसमें जिम्मेदार कौन है, ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये इफेक्टिव कंपोनेंट है क्योंकि इसकी वजह से वर्क किया जा रहा है। दूसरा कंपोनेंट है जी एफ साइन थीटा, ये इफेक्टिव नहीं है क्योंकि इसके वजह से कोई भी वर्क नहीं हो रहा। अगर हम ऊपर की तरफ बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो कभी भी हम उसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा ही नहीं सकते, इसलिए इस फोर्स का इसमें वर्क में कोई किरदार नहीं है। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में अंदर मैंने ये बात मेंशन की है। देखिए ज़रा, एफ कॉस थीटा इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स। इफेक्टिव कंपोनेंट क्यों, वर्क करता है। एफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्ले नो रोल इन वर्क, इसका कोई किरदार नहीं है वर्क के अंदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी यूनिट ऑफ वर्क। जानते हैं आप क्लास 9th में सीख के आए हैं, जॉल इज द यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, डिफाइन भी करना है इसको। ठीक है ना, तो डिफाइन करना बहुत आसान है। अगर आप किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो ये 1 जॉल वर्क होगा। ठीक है, अब आपको याद कैसे रखेंगे, देखो भाई वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू एफ डी। ठीक है, अब आपको आंसर क्या चाहिए, 1 जॉल। 1 जॉल, अब ये 1 जॉल तभी आपको मिलेगा ना जब ये फोर्स भी 1 न्यूटन हो और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर हो। 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर करेंगे तो आपको 1 मिलेगा आंसर। ठीक है, तो इसी से आपने डिफाइन कर देना है कि बॉडी पर 1 न्यूटन की फोर्स लगाओ और बॉडी 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो वर्क कितना होगा, 1 जॉल, बस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी डिपेंडेंस ऑफ वर्क। भाई किन किन फैक्टर्स पे वर्क डिपेंड करता है, तो सिंपल से इसके फार्मूले पे आ जाइए। फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। इसमें 3 चीज़ें हैं, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल। इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है।
फोर्स बढ़ेगी, ठीक है, डेफिनेटली वर्क ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर कराएंगे, वर्क ज़्यादा होगा, ठीक है। और एंगल थीटा अगर आप चेंज करेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दौरान तो उससे भी वर्क जो है वो चेंज होता है। फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है, और उसके दरम्यान में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। और अगर एंगल थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास तकरीबन कोई 90 डिग्री, तो ये वर्क मिलेगा नहीं, 0 वर्क कर देगा, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट वैल्यू चाहिए तो इंटरमीडिएट वैल्यू यानी 0 से 90 के दरम्यान का कोई एंगल ले लीजिए तो आपको इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ वर्क मिल जाएगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप एंगल को चेंज करते हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में तो वर्क की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, ठीक हो गया। तो मैक्सिमम वर्क लेना है या इंटरमीडिएट क्वांटिटी ऑफ वर्क लेनी है या 0 वर्क लेना है तो वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या है, ठीक है। ओके जी, उसके बाद फिर कुछ टर्म्स है जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। नंबर 1 पॉजिटिव वर्क, नंबर 2 नेगेटिव वर्क एंड मैक्सिमम वर्क, ठीक है, और 0 वर्क। अब इन सब को समझने के लिए ना एक चीज़ को समझ लो, कॉस थीटा को एक बार समझ लो, ये सब चीज़ें जो है ना वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। प्यारे बच्चों, जो कॉस थीटा है ना वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ठीक है, ये फंक्शन कह लीजिए। अब ये कॉस थीटा जो है ना इसकी जो वैल्यू होती है, जब भी आप एंगल थीटा की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलता है -1 से लेकर +1 के दौरान, यानी -1 मिलेगी कम से कम, +1 मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी सारी वैल्यूज इसके दरमियान मिलेंगी, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। तो आपने सारा कंट्रोल करना होता है वर्क को इस चीज़ से। आपने अगर मैक्सिमम वर्क लेना है तो कोशिश करो कि कॉस थीटा की वो वैल्यू पुट करोगे जिसके ऊपर आपको कॉस की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, ठीक है, और वो है 0 डिग्री। आपको वर्क नहीं लेना, 0 वर्क करना है, तो थीटा की वैल्यू जो है ना वो आप यहाँ पे 90 ले लें, सही है। कॉस 90 पे 0 होता है तो आपको 0 आंसर मिलेगा, यानी वर्क मिलेगा ही नहीं। आपको वर्क नेगेटिव चाहिए, आप थीटा की वैल्यू जो है वो मोर देन 90 डिग्री पुट कर दो, आपको वर्क नेगेटिव मिल जाएगा, सही है। तो सब चीज़ों को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो ये कर रहा होता है कॉस थीटा। क्योंकि प्यारे बच्चों वर्क के फॉर्मूले में अगर देखा जाए W=FD और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है कॉज ऑफ थीटा, ये इसका फैक्टर है। अगर ये 0 होगा तो पूरे को 0 कर देगा, अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो इस पूरे की वैल्यू कम कर देगा, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी इस पूरे की वैल्यू ज़्यादा कर देगा, क्योंकि इसका ये फैक्टर है, इसका मल्टीपल है, तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, सही है। तो सारी गेम जो है ना इस कॉस थीटा की वैल्यू से है, बात को समझ रहे हो। तो आपने पॉजिटिव वर्क लेना है तो इसकी वजह से होता है, नेगेटिव वर्क लेना है इसकी वजह से, मैक्सिमम वर्क लेना है इसकी वजह से, ठीक है, 0 वर्क लेना है इसी की वजह से, राइट। ओके जी, तो जब हमने बात करनी है जी पॉजिटिव वर्क की, ठीक है, 2 तरह से बुक में ये बात बताई गई है, लेकिन है ये एक ही सिक्के के 2 रुख। अब हमने जब लेना है जी पॉजिटिव वर्क तो आप ये देखो कि थीटा की किन वैल्यूज़ पे आपको कॉज की जो आंसर है वो पॉजिटिव मिलती है, ठीक है। तो याद रखना 0 डिग्री से लेकर <90, ठीक है ना, यानी 90 से नीचे 90 से कम रहना, 90 पे नहीं आना, 90 से नीचे रहे, यानी 0 से लेकर <90 एंगल तक जो आपका कोई भी एंगल यहाँ पर आप पुट करेंगे, ठीक है, तो आपको जो आंसर मिलता है ना वो पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। तो जब भी आप पॉजिटिव वर्क के लिए बात करेंगे तो आप ये बताएंगे कि अगर आपका जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दौरान वो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो तो आपको जो वर्क मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, समझ गए। अच्छा, अब दूसरा अंदाज क्या है इस बात को कहने का कि अगर ऐसा हो कि फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो तो भी वर्क आपको पॉजिटिव मिलेगा। अब जब एंगल की ये कंडीशन पूरी करेंगे तो ही आपके पास ऐसा मुमकिन हो पाएगा कि फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में रहे। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो इधर यहाँ पर मैं चले इसको पहले रेस कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। प्यारे बच्चों, हमारे पास एक वेक्टर है जी, ये मैं ड्रा कर लेता हूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक वेक्टर है जी यहाँ पर, ये ठीक हो गया, फोर्स का वेक्टर ले लीजिए। अब इसका एंगल कोई लगभग 20 डिग्री या इतना कुछ होगा। अब इसके 2 कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि वाई एक्सिस पे है, और एक ये कंपोनेंट जो कि अलोंग द एक्स एक्सिस है, ठीक है।
अब इसका एंगल छोटा है, ये फोर्स F है, ठीक है, तो ये F cos थीटा का कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट D की डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, इस एंगल को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ जी, ये ले गया इस फोर्स का एंगल, ये रहा थीटा। तो अब भी देखिए इसका एक कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, ये वाला F cos थीटा, जो कि डिस्प्लेसमेंट D की डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से और आगे ले जाऊं, मैं यहां बना देता हूं इसको, देखिए ये यहां पर अब भी इसका छोटा सा कंपोनेंट मौजूद है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 90 पर आ जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट 90 पे, तो वो कंपोनेंट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बात जो है वो जो मैंने आपको बताई कि अगर आपका एंगल 0 से लेकर लेस देन 90 होगा, यानी 90 से नीचे नीचे, ठीक है, तो आपका जो एक कंपोनेंट है फोर्स का वो लाजमी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, समझ गए, ठीक है। तो ये एक ही बात को कहने के दो अंदाज हैं, या तो एंगल जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में है वो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, बट लेस देन 90 हो, ठीक है, तो आपका जो वर्क है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इन वैल्यूज़ के ऊपर जो cos थीटा की वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे W = FD cos 60 है, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर में जो है वो cos 60 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगी 0.5, पॉजिटिव 0.5। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पुट होगी तो डेफिनेटली आपको आंसर भी पॉजिटिव ही मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गई। फिर हम बात करेंगे नेगेटिव वर्क की, सही है। तो नेगेटिव वर्क में मैं आपको बता दूं कि जब आपका जो फोर्स है वो 90 डिग्री से बड़े एंगल पर हो, यानी कि इधर आ जाए ऐसे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको पहले रेज कर देता हूँ, ये आ गया हमारा y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। अब जो आपकी फोर्स है वो ऐसे आ गई है जी यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं ये 90 से बड़ा एंगल है। अब इसका जो x कंपोनेंट आएगा ना वो इधर को आएगा ऐसे। अब डिस्प्लेसमेंट हमने इधर को कराना है, बॉडी का इधर, ठीक है। अब देखिए, अब फोर्स का एक कंपोनेंट जो कि F cos थीटा है वो डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, समझ रहे हैं। तो अब जो है वो आपके पास नेगेटिव वर्क होगा, क्लियर हुई बात। तो जब आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री से बढ़ जाए, सही है, तो उसी सूरत में ये मुमकिन होता है कि फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट हो जाए। तो ये दो तरीकों से इस बात को भी किया जा सकता है कि अगर आपका जो एंगल थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 के बराबर या 180 से छोटा हो, ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर जो आपका जो वर्क है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। मतलब कि 91, 92, 93 ये सारी वैल्यूज़ अगर आप पुट करेंगे cos थीटा में तो आपको आंसर ही नेगेटिव देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सब चीज़ें कंट्रोल कौन कर रहा होता है, cos थीटा का फंक्शन। अब cos थीटा में जब वैल्यूज़ आप 90 से बड़ी डालेंगे, ठीक है, तो वो आपको आंसर नेगेटिव देगा, सही है, और इसीलिए हमारा वर्क नेगेटिव होता है। दूसरी बात जो ऊपर लिखी हुई है बुक में आपकी वो ये है कि अगर आपकी फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में हो जाए तो वो अपोजिट तभी होगा ना जब आपका एंगल 90 को क्रॉस करेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए ये देखिए ये आ गया एक एंगल, तो अब ये फोर्स आ गई, इसका ये एंगल आप देख सकते हैं, ये एंगल जो है वो हमारे पास 90 से ग्रेटर है। तो इसके जो कंपोनेंट्स आएंगे, एक कंपोनेंट ये आएगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इधर को है, ये आ गया हमारा F cos ऑफ थीटा, और ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो गए, तो तभी मुमकिन होगा जब आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री को क्रॉस करेगा, क्लियर हुई बात। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी जीरो वर्क पर, ठीक है। वर्क जीरो कब होगा? जब आपका थीटा 90 डिग्री पे आता है तो cos 90 पे जीरो होता है। ये देखिए फोर्स आप सीधे ऊपर को लगा दीजिए और आप डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को चाहते हैं, ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंदर एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो आप जितनी भी फोर्स लगा लें कभी भी इस बॉडी को डिस्प्लेस नहीं करा पाएंगे, तो वर्क इस केस के अंदर होगा ही नहीं, ठीक हो गया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्लियर हुई बात, ओके। तो मैंने आपको बताया था ये सब चीज़ें कंट्रोल करनी है थीटा ने, ठीक है, कॉस थीटा ने। अब थीटा की वैल्यू जब आप 0 से लेकर लेस देन 90 पुट करते हैं तो वह आपको पॉजिटिव आंसर देता है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं आपको, तो वर्क पॉजिटिव हो जाता है। जब आपको थीटा की वैल्यू 90 पुट करनी पड़ती है तो cos 90 पे 0 होता है, तो वर्क 0 मिल जाता है। जब आपको थीटा की वैल्यू मोर देन 90 पुट करनी होती है तो उस केस के अंदर आपको जो cos का आंसर मिलता है वो आपको नेगेटिव मिलता है, तो वर्क भी आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम इसकी मैथमेटिकल जो एक प्रूफ है वो भी लिख देते हैं।
वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है, हमने थीटा की जगह 90 पुट कर दिया, सही है। कॉस 90 पे 0 होता है, 0 इंटू समथिंग इज आल्सो 0, तो ये वर्क आपका होगा ही नहीं, 0 होगा। फिर आ जाएंगे जी हम मैक्सिमम वर्क पे। तो आप ये देखो कि कॉज की मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पर मिलती है, तो 0 डिग्री वो एंगल है जिस एंगल के ऊपर आपको कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, वो +1 होती है, ठीक है। तो वर्क भी आपको उसी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी इनमें एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री हो, पैरेलल का मतलब है एंगल थीटा 0 डिग्री, ठीक है। तो आपको वर्क मैक्सिमम मिलेगा। ये देखिए W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ 0, ठीक है। कॉस 0 पे 1 होता है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, इससे बड़ी वैल्यू आंसर में नहीं आ सकती कॉस थीटा की, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की, तो इसलिए आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। सो W इज इक्वल टू एफ डी आ गया, राइट। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी बनाई हुई हैं। ये देखिए ये बॉडी है, ठीक है। मैक्सिमम वर्क लेने के लिए इधर को आप फोर्स लगाओ, डिस्प्लेसमेंट भी इधर को होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखो मैंने बताया था शुरू में आपको कि वर्क कैसे मिलेगा आपको, फोर्स डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके। अब इस सिचुएशन में पूरी की पूरी फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो पूरी फोर्स मल्टीप्लाई होगी इस डिस्प्लेसमेंट के साथ। अगर ये इसकी डायरेक्शन में ना होती तो फोर्स का एक कंपोनेंट आता है कॉस थीटा, वो मल्टीप्लाई होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, इसलिए पूरी फोर्स ही मल्टीप्लाई हुई डिस्प्लेसमेंट के साथ और आपको मैक्सिमम वर्क मिला। दूसरा केस है वर्क पॉजिटिव। वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब आपका एंगल थीटा जो है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा बट 90 से छोटा होगा। उस सूरत में आपको इस फोर्स का एक कंपोनेंट मिलेगा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। एक कंपोनेंट फोर्स का आपको मिल जाएगा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये देखिए एफ कॉस थीटा और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में आ गए, तो यहाँ पर आपको जो वर्क मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, राइट। ओके, उसके बाद फिर नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क अक्सर बच्चे पूछते हैं सर कोई एग्जांपल देखेंगे, नेगेटिव वर्क की हमें समझ नहीं आती। तो भाई ये एक समझ लीजिए एक रेडी है, उसके ऊपर हमने ये एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। ये रेस्ट पे था, हमने ऐसे पकड़ के इसको तेजी से यूं खींचा पीछे को, तो ये जो बॉक्स है ना वो स्लिप होके यहाँ से इधर चला जाएगा, ठीक है। अब हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो इस डायरेक्शन में अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में कवर हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जब एक दूसरे के साथ अपोजिट आ जाते हैं तो वर्क नेगेटिव होता है। या दूसरे अल्फाज में जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का एक कंपोनेंट यानी एफ कॉस थीटा वो अपोजिट आ जाते हैं तो भी वर्क आपको नेगेटिव मिलता है। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं ना कि आप जो फोर्स लगा रहे हो बिल्कुल अपोजिट लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के। हो सकता है आपने इधर रस्सी बांधी और आप यूं खींच रहे हो, तो उस केस में फिर क्या होगा, यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि फोर्स सीधी की बजाय आप अगर यूं लगा दें ऐसे, तो फिर क्या होगा, इस फोर्स को रिजॉल्व करोगे कंपोनेंट्स में। इधर जो कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, वो एफ कॉस थीटा इस डिस्प्लेसमेंट के साथ अपोजिट होगा। यहाँ पढ़ भी चुके हैं हम कि जब फोर्स का एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्योंकि मैंने बिल्कुल सीधी फोर्स लगाई है तो मैंने एफ लिखा है। अगर आप इस एंगल पर फोर्स लगाएंगे तो फिर आप एफ कॉस थीटा लिखेंगे, आप चेंज कर सकते हैं उसको। तो दोनों अगर अपोजिट हो जाएंगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या फोर्स का एक कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों केसेस के अंदर वर्क आपका नेगेटिव होगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे वर्क जीरो की। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल पहले भी आपको बताई है, ये ऑब्जेक्ट है, वर्टिकल फोर्स लगाएं, ठीक है। इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट हम इधर को कराना चाहते हैं, फोर्स हम ऊपर को लगा रहे हैं, राइट। तो इनके दरम्यान जो एंगल है वो क्या है हमारे पास 90 डिग्री, कॉस 90 पे 0 होता है, तो वर्क आपको इस सूरत में नहीं। ओके बच्चों, अब हम सीखेंगे कि किस तरह से वर्क को कैलकुलेट किया जा सकता है फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो याद रखिएगा, एरिया अंडर द एफ डी ग्राफ गिव्स अस वर्क। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है ना वो वर्क के बराबर होता है। ये बात मैं आपको यहाँ पर साबित करके दिखाऊंगा। इस टॉपिक को हम दो तरह से डिस्कस करेंगे। नंबर 1 वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स एंड नंबर 2 वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये सीखते हैं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है। बच्चों, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको डिस्प्लेस कराते हो और उसके डिस्प्लेसमेंट के दौरान आपने फोर्स को चेंज नहीं किया, तो ये जो वर्क आपने किया है ना ये कहलाता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक टॉय कार है, ठीक है, और मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है। ये मैंने फोर्स एफ इसके ऊपर अप्लाई कर दी और मैं इसको इस पोजीशन से एक नई पोजीशन तक डिस्प्लेस करा देता हूँ। मैंने यहाँ तक इसको डिस्प्लेस करा दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे आ गई हमारी कार। ये अब यहाँ से यहाँ तक जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो डी है, और इस दौरान मैंने इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई की वो मैंने चेंज नहीं की। सेम फोर्स अप्लाई करके यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कराया, तो ये क्या होगा मेरा वर्क।
वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि इस वर्क में मैंने फोर्स को चेंज नहीं किया। ठीक है, अब ग्राफिकली इसको कैसे शो करेंगे? सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर लेने। ये आ गया मेरे पास वाई एक्सिस और ये आ गया जी हमारा एक्स एक्सिस। ठीक, वाई एक्सिस के ऊपर आप ले लीजिए फोर्स, ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर ले लीजिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, कोई भी यूनिट ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने मीटर्स में लिया है इसको। फोर्स को हम न्यूटन में ले लेते हैं ऐसे, तो 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन और 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, राइट। अच्छा, अब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अभी उसको हमने डिस्प्लेस नहीं कराया, मैं शुरू ही जो फोर्स इस पर अप्लाई करूंगा, मैं फोर्स अप्लाई करूंगा जी इसके ऊपर 20 न्यूटन की। ठीक है, अब मैंने इसको 1 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट कवर किया और मैंने जो फोर्स अप्लाई की मैंने 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की। मैं 1 न्यूटन इसको और कवर कराता हूँ, लेकिन फोर्स कितनी लगाता हूँ? 20 न्यूटन की। मैं 1 मीटर और कवर कराता हूँ इसको डिस्टेंस, लेकिन मैंने जो फोर्स लगाई वो मैंने 20 न्यूटन ही अप्लाई की। इसी तरह मैं इसके ऊपर 1 मीटर और डिस्टेंस कवर कराया, 1 मीटर और किया, और फोर्स जो है वो मैंने चेंज नहीं की। कितनी रही? 20। ठीक है, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ कैसे बनेगा जी? इन सब पॉइंट्स को मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा ऐसे, ये आ गया मेरे पास एफडी ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इन लाइंस को अब मैं रेस कर सकता हूँ। ठीक हो गया, ये ऐसे आप रेस कर दें, ये आ गया जी हमारे पास एफडी ग्राफ, राइट। अच्छा, अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो एरिया होता है अंडर द एफडी ग्राफ वो वर्क के बराबर होता है। ठीक है, पहले मैं वर्क कैलकुलेट करता हूं। यहां पर वर्क कितना है हुआ जी? वर्क कैसे मिलता है आपको? अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, जैसे यहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो सिंपली आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्क मुझे मिलेगा वो कैसे मिलेगा? यहाँ पे जो फासला तय हुआ वो 5 मीटर का तय हुआ है। फोर्स जो अप्लाई की गई है 20 न्यूटन की, फोर्स मैंने चेंज नहीं की, 20 न्यूटन ही रखी है। तो फोर्स 20 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर्स का, तो मुझे आंसर मिलेगा 100। ठीक है, वर्क का यूनिट जूल, 100 जूल का मैंने वर्क किया, राइट। ये मैंने फार्मूले से कैलकुलेट किया। अब जो बात मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूँ उसकी तरफ आइए। हमने ये सीखना है कि भाई एरिया अंडर द एफडी ग्राफ आपको वर्क देता है, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो लाइन है ना, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, अब एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करते हैं। क्या वो भी इतना आता है कि नहीं आता? उसके लिए हम ये करेंगे कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे सीधा नीचे, कर दिया। अब ये जो इसके अंडर सारा एरिया आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एरिया अंडर एफडी ग्राफ। ये आ गया जी हमारा एरिया अंडर द एफडी ग्राफ। मैं इसको यहां पे ड्रा करता हूं, ये आ गया जी मेरे पास एरिया अंडर एफडी ग्राफ। अब ये साइड कितनी है उसकी? 20, ये आ गई 20, और ये साइड कितनी है इसकी? 5, ये आ गया मेरे पास 5। अगर मैंने इसका एरिया निकालना है तो एरिया कैलकुलेट कीजिए। एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो चलिए जी 20 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ, आंसर क्या मिलेगा? 100 यूनिट। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए कि हमारा वर्क कितना था? 100 जूल, और एरिया अंडर एफडी ग्राफ कितना आया? वो भी 100 आया। तो यहां से हमें बात क्लियर हो गई कि जो एफडी ग्राफ के अंडर एरिया होता है, ठीक है, वो वर्क के बराबर होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पेपर में आ चुका है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को सीखना है। अच्छा जी, इसी तरह से अब हमने आगे बढ़ना है। वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, वहां पर भी ये चीज प्रूव करनी है। प्यारे बच्चों, अब हमने सबसे पहले ये सीखना है कि वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स होता क्या है। आप एक बॉडी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेकर जाते हो, डिस्प्लेस करते हो, लेकिन इस दौरान जो फोर्स आप अप्लाई करते हो वो एक जैसी नहीं अप्लाई करते। फोर्स कम कर लेते हो या ज़्यादा कर लेते हो, यानी चेंज करते हो। तो ये जो आपने वर्क किया, ये वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स कहलाएगा। रियल लाइफ से एग्जाम्पल चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप एक कोई भी ऐसे ट्रैक पे चले जाएं जैसे पहाड़ी इलाकों में होता है। ठीक है, इस तरह का एक ट्रैक है और इस ट्रैक के ऊपर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट है, ये आ गया जी आपका ऑब्जेक्ट, इसके साथ हमने रस्सी बांधी हुई और लेके जा रहे हैं इसको। आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये आप खड़े हैं।
और आप इस ऑब्जेक्ट को खींच के लेके जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जब आप इसको स्मूथ ट्रैक पे रखेंगे बिल्कुल जो आपके पास प्लेन है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब आराम से इसको कम फोर्स लगा के यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करा लेंगे। लेकिन जब आपको यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर, तो आपको मुश्किल होगी। फिर अब यहाँ से यूँ आएंगे तो आपको आसानी होगी, आप आसानी से ले जाएंगे खींच के इसको। लेकिन जब आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको फोर्स बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब ये जाके ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक आपने बॉडी को डिस्प्लेस करा लिया, लेकिन उस दौरान देखो ना जो फोर्स है वो एक जैसी नहीं रही। यहाँ पे फोर्स कम लगी, फिर यहाँ पे ज़्यादा, फिर यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा। तो आपने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कराया, लेकिन आपने जो फोर्स अप्लाई की है वो आपकी वेरिएबल फोर्स थी, इसलिए जो वर्क होगा वो वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स होगा। ठीक है। अच्छा, अब उसको अगर हम एक और एग्जांपल जो बुक में दी उससे बात को डिस्कस करें तो उसमें ये कहा गया कि आपके पास एक स्प्रिंग है, आप इसको स्ट्रेच करते हो, यहाँ से आपने इसको स्ट्रेच किया, यहाँ तक लेके आए, डिस्प्लेस किया, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ी। लेकिन अगर आप इसको फर्दर डिस्प्लेस करेंगे उतना ही जितना पहले किया था, तो अब आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और डिस्प्लेस कराना चाहते हो और फोर्स लगानी पड़ेगी। तो अब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कराते चले जा रहे हो। शुरू में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया कम फोर्स लगा के किया, बाद में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने जो बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की, उसको जो है वो डिस्प्लेस कराया, वर्क किया, लेकिन जो आपकी फोर्स थी वो शुरू से लेकर आखिर तक बढ़ती गई, वो एक जैसी नहीं रही। समझ गए? तो ये जो है वो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जी वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स की। अब बच्चों बात ध्यान से सुनिएगा, हमने कैलकुलेट कैसे करना है जी वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। पहले तो उसका ग्राफ बनाना सीखें। ग्राफ कैसे बनाएंगे जी? आप यहाँ पे सबसे पहले आप ड्रा कर लेंगे वाई एक्सिस, उसके बाद फिर आप बनाएंगे जी एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम फोर्स ले लेते हैं, और ज़्यादा अच्छा ये है कि आप एफ की बजाय उसका जो इफेक्टिव कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा उसको ले लीजिए, एफ कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि इसका एक फ़ायदा है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में हुए तो भी ये चल जाएगा, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में ना हुए तो भी ये चलेगा। अगर एक डायरेक्शन में हुआ तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉस 0 पे 1 होता है, तो ये ऑटोमेटिकली एफ बन जाएगा। ठीक है, और अगर थीटा ना हुआ तो फिर तो ये चलेगा। इसलिए ज़्यादा बेहतर होता है आप एफ कॉस थीटा के साथ लेके चलो। राइट, अच्छा जी। अब उसके बाद यहाँ पे आप ले लीजिए जी डिस्प्लेसमेंट। अब फर्ज करें कि शुरू में आपने जो जैसे स्प्रिंग की एग्जांपल ली है, आपने उसको डिस्प्लेस किया। ठीक है, आपका जो भी यूनिट आप ले लीजिए, 1 मीटर 2 मीटर आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे चले आपकी आसानी के लिए मीटर ही लिखूंगा, आप छोटा यूनिट लिख लीजिए, सेंटीमीटर लिख लीजिए। यहाँ पर फोर्स है जी आपके पास 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन और 50 न्यूटन। आपने जब इसको पहला 1 मीटर जो आपने इसको मूव कराया, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 5, अच्छा, अब 1 मीटर जो आपने मूव कराया तो आपको जो फोर्स लगाना पड़ी वो लगभग कोई 20 न्यूटन की फोर्स थी। फिर आगे जो 1 मीटर और मूव कराया तो आपको 25 न्यूटन की फोर्स लगाना पड़ी, 25। फिर 1 न्यूटन और मूव कराया तो आपको 30 न्यूटन की फोर्स लगाना पड़ी यहाँ पर। अगला 1 न्यूटन मूव कराने के लिए आपको 45 न्यूटन की फोर्स लगाना पड़ी, ऐसे। फिर 1 मीटर और मूव कराया तो आपको 50 की जो है वो फोर्स लगाना पड़ी। तो अब देखिए जब इनको पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो आपको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, ऐसे। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, तो ये आपको ग्राफ मिलेगा। अब इसको मैं अगर यहाँ पे नीट करके ड्रा करूँ तो वो ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आ गया हमारे पास फोर्स, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आएगा एफ कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा डी। तो ये जो आपको ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, ऐसे। ठीक है, अब हमने वर्क को कैलकुलेट करना है यहाँ पर, लेकिन कैलकुलेट करने का जो तरीका हमें बताया गया जी आपने एफ डी ग्राफ से निकालना है। तो हम तो एक ही कंसेप्ट जानते हैं कि एरिया अंडर द एफ डी ग्राफ आपको वर्क देता है, सही है। तो आपने फिर क्या करना है जी, यहाँ से इसके ऊपर ऐसे सीधा परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। ये सारा आ गया जी एरिया अंडर द एफ डी ग्राफ। अब इस एरिया को आपने कैलकुलेट करना है, ये आपका टास्क है। जब आपने टोटल एरिया कैलकुलेट कर लिया तो वो वर्क के बराबर होगा। ध्यान से बात सुनिएगा, बहुत ही अहम टॉपिक है ये, ठीक है। इसका आपने एरिया कैलकुलेट करना है। अब भाई ये तो कोई रेक्टेंगुलर शेप नहीं है, जैसे हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप थी, आसानी से फार्मूला लगाया, एरिया कैलकुलेट कर लिया। ना ये सर्कल है, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये ट्राइंगल है। इस तरह की कोई रेगुलर शेप ये नहीं है, ये एक तरह की इर्रेगुलर शेप है।
तो फिर इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करें भाई, हमारे पास कोई फार्मूला ही नहीं है इस तरह का जिससे हम एरिया कैलकुलेट करें। तो फिर उसका एक हल है, ध्यान से सुनना बात को। फर्ज कर लो आपके पास ये जो है ना वो गत्ते का एक टुकड़ा है, सही है, और ये कुछ इस तरह का है ऐसे, ठीक है, ये आपके पास टुकड़ा है गत्ते का। तो आप ऐसा करो, इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट लो रेक्टेंगुलर शेप की, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ जी, इसको डिवाइड कर दूँ जी, 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे। चलिए ये थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये लीजिए, सही है। अब मैंने क्या करना है जी, इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है, 1 2 3 4 5, इसकी रेक्टेंगुलर शेप दे देनी है ऐसे करके, ठीक है। ये मैंने इसको रेक्टेंगुलर शेप भी दे दी है ऐसे और ये ऐसे। तो अब आपके पास ये इस तरह की स्ट्रिप्स आ जाएंगे। मैं सेपरेटली अगर बना के दिखाऊँ आपको तो कुछ इस तरह की, ये एक आ गई और ये आपके पास दूसरी, ये तीसरी, इन सबको मैंने यहाँ पे यूँ ऐसे इकट्ठा रख दिया। तो इस तरह से आपको स्ट्रिप्स मिल जाएंगी। अब ये जो शेप है एक स्ट्रिप की वो रेक्टेंगुलर है, इसका एरिया तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, इसका तो फार्मूला है ना, इसका भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, इसका भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, इसका भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप क्या करो, इन सब के एरियाज कैलकुलेट करके ऐड कर लो, ठीक है, तो आपको इसका एरिया, अप्रोक्सीमेट एरिया इसका मिल जाएगा। तो यही स्ट्रैटेजी हम यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे पास और कोई हल ही नहीं है, ये रेगुलर शेप नहीं है, इस वजह से हमने इसको छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है। उन रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के उनको ऐड करके टोटल एरिया निकल जाएगा आपके पास, सही है। तो ये काम आपने करना है जी। तो लिखेंगे जी आप यहां पर सबसे पहले डिवाइड टोटल एरिया इनटू स्मॉल पार्ट्स। आपने उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, सही है, और बताना है उसको कि भाई आपके पास जो टोटल एरिया था वो ए था, और अब वो बराबर होगा डेल्टा A1 जो पहला पार्ट है उसका, प्लस डेल्टा A2 जो दूसरा पार्ट है, प्लस डेल्टा A3 तीसरा पार्ट, प्लस डॉट डॉट, आपने n नंबर ऑफ पार्ट्स में इसको स्प्लिट किया तो डेल्टा AN आ गया हमारा आखिरी जो पार्ट है उसका एरिया, सही है। तो टोटल एरिया इसका जो बराबर होगा वो इसका एरिया प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, इन सब का एरिया ऐड करेंगे, आपको टोटल एरिया मिलेगा A, समझ गए। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी हम। अब उसको जो है वो इस तरह की डायग्राम आपने यहाँ पे प्रॉपर ड्रा करनी, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था, आपने प्रॉपर डायग्राम यहाँ पे ड्रा करनी है, ठीक है। और यूँ बताना है उसको कि भाई ये आ गया हमारे पास फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट F cos थीटा, और ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट D, और ये आ गया जी वो हमारा ग्राफ, ठीक है। और इसको हमने सेपरेट कर दिया पार्ट्स के अंदर, ये एक पार्ट इसका, ये आ गया इसका दूसरा पार्ट, ये आ गया जी इसका तीसरा और चौथा पार्ट। ऐसे मैं कम रखता हूँ पार्ट ताकि समझने में आपको आसानी हो, सही है। अच्छा जी, अब देखिए जी हमने इसको पार्ट में सेपरेट कर दिया, बोल दीजिए इसका एरिया जो है वो हमारे पास डेल्टा A1 है, इसका एरिया डेल्टा A2 है, इसका एरिया डेल्टा A3 है, इसका एरिया, इस तरह चलते चलते मैंने कुछ बीच में से स्किप किए, डेल्टा AN कह दीजिए, ठीक है, इन सब का एरिया। अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको लेंथ और विड्थ तो चाहिए ना, तो आप ये कहेंगे कि आपके पास ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, यहाँ पे लिख दीजिए डिवाइड टोटल डिस्प्लेसमेंट इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देना है, और बताना है कि भाई टोटल जो डिस्प्लेसमेंट था आपके पास फर्स्ट कर लिया, अगर D था तो ये बन जाएगा जी डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D2 प्लस डेल्टा D3 प्लस डॉट 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 डेल्टा DN तक आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने उसको डिवाइड कर लेना, सही है। अब हर डिस्प्लेसमेंट को जो कवर किया गया वो एक उसकी कोरस्पॉन्डिंग फोर्स थी, तो जो भी उनकी फोर्सेस थी कोरस्पॉन्डिंग फोर्सेस, ठीक है, फोर्सेस को आप बता दीजिए जी। एक फोर्स है जी हमारे पास जो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए अप्लाई हुई F1 cos थीटा 1, दूसरी इसके लिए जो अप्लाई हुई वो F2 cos थीटा 2, तीसरी इसके लिए जो अप्लाई हुई F3 cos थीटा 3, और प्लस डॉट 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 FN एन cos थीटा n, ये कर दिया आपने, सही है। अब आपने एक एक करके एरिया कैलकुलेट करने हैं, सही है। तो एरिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको अलग अलग एक एक पार्ट का एरिया जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे जी, यहाँ पर सबसे पहले
डेल्टा A1 कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा F1 cos थीटा 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेल्टा D1 से। ठीक है, तो ये मिल जाएगा जी आपको F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1। सही है। इसी तरह से दूसरा एरिया मालूम करना है A2, तो वो उसके लिए करना पड़ेगा F2 cos थीटा 2 इंटू डेल्टा D2। ये बन जाएगा F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2। इसी तरह से डेल्टा A3, ये एरिया निकालने के लिए आप करेंगे F3 cos थीटा 3 इंटू डेल्टा D3 इज इक्वल्स टू F3 डेल्टा D3 एंड cos थीटा 3। तो इस तरह करते करते आपने टोटल एरिया निकालना है। सही है। जो ये वाली बात थी ना, ये जो ऊपर लिखी थी, उसके अंदर ये सब पुट कर दीजिए। सो यहाँ पर आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, इसको 1 का नाम दे देते हैं, तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा आपके पास एरिया A इज इक्वल्स टू F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1 प्लस F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पर चलते चलते आखिर में आएगा Fn डेल्टा Dn एंड cos थीटा n। ठीक हो गया। ये अब आपने इनको ऐड करना है। सही है। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे जी। तो इसका जो एरिया A है वो बराबर है सम ऑफ, अब यहाँ पे देखिए F1 F2 F3 सब में कॉमन है, तो हम इसकी जगह लिख देते हैं जी Fi, और हम ये बता देते हैं जी I जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 से, और कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए डेल्टा D1 डेल्टा D2 डेल्टा D3, तो डेल्टा 1 2 3 की जगह पे डेल्टा I लिख देंगे हम। सही है। अच्छा, इस cos थीटा के साथ भी था हमारे पास 1 2 3, तो हम लिख देंगे जी cos थीटा I। ठीक हो गया ऐसे। और यहाँ पर हमने बता दिया कि I स्टार्ट होता है 1 से और कहाँ तक जाएगा, n तक। तो ये हमारे पास आ गया जी टोटल इसका एरिया। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो टोटल एरिया आएगा, ठीक है, वो हमारे पास बराबर होगा वर्क के। सही है। सो वर्क इज इक्वल टू W, एंड W इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक Fi डेल्टा Di एंड cos थीटा I। ये प्यारे बच्चों आपके पास आ गया जी टोटल वर्क जो कि यहाँ पर परफॉर्म किया गया। अब मैं आपको एडिशनल एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो वर्क आपको मिलता है ना, वो वर्क एक्यूरेट नहीं होता। उसकी रीज़न पता क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब आपने इसको रेक्टेंगल्स में चेंज किया था ना, इसको ऐसे ऐसे, ये देखिए, ठीक है, ऐसे जब आपने इसको रेक्टेंगल्स में चेंज किया था, तो इसने रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट कर लिया, ये सारा एरिया कैलकुलेट हो गया, लेकिन जो ये वाला एरिया था इसको कैलकुलेट नहीं किया, जो ये वाला एरिया था इसको कैलकुलेट नहीं किया, ये वाला एरिया इसको भी कैलकुलेट नहीं किया, तो वर्क आपको कम मिलेगा। फिर इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप डिस्प्लेसमेंट को मज़ीद छोटे पैचेस के अंदर डिवाइड कीजिए। ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, इसको मज़ीद छोटे पैचेस में डिवाइड करने के लिए यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना जी, ऐसे। ये हमने इसको छोटे पैच में डिवाइड किया। अब जो ये रेक्टेंगल बनेगी ना, वो यहाँ से बनेगी ये। तो देखो ये वाला एरिया जो पहले काउंट नहीं हो रहा था, अब काउंट हो गया। ठीक है। यहाँ पर इसको भी छोटे पैचेस में डिवाइड कीजिए डिस्प्लेसमेंट के, ऐसे। तो अब की बात जो रेक्टेंगल बनेगी वो यहाँ से बनेगी। तो देखो ये वाला जो पार्ट था जो कि पहले नहीं हो रहा था कैलकुलेट, अब वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। सही है। इसको भी छोटे पार्ट में कैलकुलेट कीजिए, डिवाइड कीजिए ऐसे। तो ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा, और ये वाला पार्ट जो कि पहले कैलकुलेट नहीं हो पा रहा था, वो अब कैलकुलेट हो गया। अगर आप मज़ीद एक्यूरेसी चाहते हैं, इसको मज़ीद छोटे पार्ट के अंदर जो है ना, वो आप डिवाइड करेंगे। यानी इन पैचेस को मैं मज़ीद छोटा कर लूँगा ऐसे। ठीक है। तो अब देखिए, अब ये भी एरिया कवर हो जाएगा। ये अगर मैं इसको मज़ीद छोटे पार्ट में डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये एरिया भी आप काउंट होगा। तो जैसे जैसे आप इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड करते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो है ना, ये आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती चली जाएगी। देखो आप ज़रा, अब सिर्फ इतने से रह गए हैं। अगर मैं इससे भी मज़ीद छोटे पैच करूँगा, तो ये जो थोड़ा थोड़ा सा एरिया ऊपर बच रहा है, वो एरिया भी हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सही है। तो इसके लिए फिर हम क्या कहते हैं जी, हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं कि डेल्टा डी जो है ना, वो अप्रोच करता है 0 को।
ठीक है, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू 0, ठीक है, और साथ में आप यहाँ पर लिख देंगे जी i इज इक्वल्स टू 1 to n fi डेल्टा डी आई और cos थीटा i, ठीक है। अब ऐसा जब आप करेंगे तो आपके पास जो इसमें गलती है उसका चांस कम रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है, जो छोटे छोटे पैचेस में हमने डिवाइड किया था उसको इतना छोटा कर लिया, इतना छोटा कर लिया कि उसके अंदर अब ये जो गैप्स आ रहे थे जो कि पहले कैलकुलेट नहीं हो पा रहे थे वो अब कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।